चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का पेज नंबर 67 क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। चलिए जानते हैं किस किस बेस के ऊपर इन इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई किया गया है। लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स यू यूज इन योर डेली लाइफ। आप एक सूची बनाइए उन सारे उत्पादों की जो आप अपने दैनिक जीवन के अंदर उपयोग करते हैं, सच एज जिस तरीके से ट्रांजिस्टर हैं, इलेक्ट्रिकल बल्ब हैं, वेजिटेबल ऑयल है, सीमेंट है, ग्लासवेयर है, पेट्रोल है, मैचिस हैं, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन्स एंड सो ऑन। इस तरीके से बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं जिसको आप प्रतिदिन यूज़ करते हैं। इफ़ वी क्लासीफाई द वेरियस इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन पर्टिकुलर क्राइटेरियन, यदि हम लोग क्लासीफाई करने लगे, इनकी श्रेणियां बनाने लगे, किनकी, वेरियस इंडस्ट्रीज़ की, विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं उनकी अगर हमने श्रेणियां बनानी शुरू कर दी बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर क्राइटेरियन, किसके ऊपर, जो कि आधारित है एक विशेष प्रकार के क्राइटेरिया के ऊपर, देन वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, तब हम सक्षम होंगे समझने में देयर मैन्युफैक्चरिंग बेटर, कि उसका निर्माण किस तरीके से हुआ है, उसको अच्छे से समझ पाएंगे। यानी कि हमें, अगर हमने उस इंडस्ट्री का जो बेस है वो जान लिया, तब हम इजीली क्लासीफाई कर देंगे कि इस इंडस्ट्री को किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इंडस्ट्रीज़ में भी क्लासीफाइड एज फॉलोज। अब इन उद्योगों को श्रेणीबद्ध किया गया है इस तरीके से, यानी कि इनकी जो कैटेगरी बनाई गई है इंडस्ट्रीज़ की वो कौन कौन सी हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो मेनली इनकी 4 कैटेगरी बनाई गई हैं इंडस्ट्रीज़ की। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड, यानी कि जो कच्चा माल है उसको उपयोग के आधार पर इन उद्योगों को फर्स्ट कैटेगरी के अंदर रखा गया है। सेकंड कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, उनकी मुख्य भूमिका के आधार पर। थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितनी पूंजी निवेश की गई है उसके आधार पर। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट, मात्रा और भार के आधार पर, ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल, एंड फिनिश्ड गुड्स, जो कच्चा माल है वो और साथ साथ जो तैयार माल है वो, भार और मात्रा के आधार पर। तो इस तरीके से हमने 4 कैटेगरी बनाई है इन इंडस्ट्रीज़ की। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड, जो कच्चा माल यूज किया गया उस इंडस्ट्री के अंदर उसके आधार पर उसको बेस बनाकर इन इंडस्ट्रीज़ को, इनके जो सब पार्ट बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के, इस वर्ड से ही निकल के आ रहा है एग्रो बेस्ड, यानी कि बेस है क्या, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, यानी कि वो सारा रॉ मटेरियल जो हमें एग्रीकल्चर से मिल रहा है वो इस इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि कॉटन है, वूलन, जूट, सिल्क टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल, ये सारे क्या है, एग्रीकल्चरल क्या है, रॉ मटेरियल है। इस वजह से इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहा गया है। नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि यहाँ पर जो बेस होगा इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल वो क्या होगा, मिनरल्स होगा। फॉर एग्जांपल आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये सारे क्या हैं, मिनरल हैं। यानी कि सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ को ये रॉ मटेरियल जो हमें मिला है इनको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन था, मेन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, यानी कि उनकी जो मुख्य भूमिका है उसके आधार पर, उस आधार पर भी हमने इसकी 2 सब कैटेगरी बनाई है। सबसे पहले बेसिक और की इंडस्ट्री, आधारभूत उद्योग जिनको कहा गया है, यानी कि जो बेस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए, विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, यानी कि ये बेस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी दूसरी इंडस्ट्री को एज ए रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में क्या कर रहे हैं, बेस प्रोवाइड कर रही हैं, ऐसी भी इंडस्ट्री हैं, टू मैन्युफैक्चर अदर गुड, जिससे कि अन्य प्रकार का जो माल है वो बन पाए। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन एंड स्टील है, आयरन एंड स्टील को बेसिक या की इंडस्ट्री कहा गया क्योंकि अदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको यूज़ किया जाता है किस रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में। एंड कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, ये एग्जाम्पल हो सकते हैं किसके, बेसिक और की इंडस्ट्री के। यानी कि इन सारे मटेरियल्स को यूज़ करके बहुत सारी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के रूप में और फिनिश प्रोडक्ट तैयार करती है, जैसे मशीनरी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग इसका। उसके बाद नेक्स्ट है मेन रोल के आधार पर कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। अब ये उपभोक्ता उद्योग कौन से हैं, दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज़ बाय कंज्यूमर्स, यानी कि यहाँ जो उत्पाद तैयार होगा, माल तैयार होगा, उसको डायरेक्ट यूज़ करते कौन, कंज्यूमर्स।
एग्जाम्पल देखिए इसके, शुगर है, टूथपेस्ट है, पेपर है, सीविंग मशीन्स है, फैंस हैं, एक्सेट्रा। तो डायरेक्टली कंज्यूमर इनको यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से इनको कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ कहा गया है। नेक्स्ट जो मेन क्लासिफिकेशन था, थर्ड, जो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि पूंजी का जो निवेश किया गया है वो कितना है। एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सबसे पहले यहाँ डिफाइन किया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द सेट्स ऑफ ए यूनिट। एक यूनिट के अंदर जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया है, अधिकतम जो निवेश किया गया, उसके आधार पर भी इन उद्योगों को बांटा गया है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर रखा गया है। दिस लिमिट हैज चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, किंतु ये जो सीमा है किसकी? पूंजी निवेश की, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, ये समय के साथ साथ बदलती रहती है। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट की जो रेट है वो कितनी बताइए? कम से कम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 1 करोड़ के रूप में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बताया। यहाँ कितना अलाउ किया गया? 1 करोड़ रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो हमने बताया था आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप मीन्स स्वामी कौन है, मालिक कौन है, स्वामित्व के आधार पर। चलिए देख लेते हैं, स्वामित्व के आधार पर भी हमने इसकी 4 कैटेगरी बनाई है। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का जो ऑनर है, मालिक है, वो कौन है और ऑपरेट कौन कर रहा है? ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। सरकारी जो संस्थाएं हैं वो इसको ऑपरेट करती है, साथ साथ इसके मालिक होती हैं। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सेट्रा। ये तो थे पब्लिक सेक्टर, यानी कि ऑनर कौन है इनका? गवर्नमेंट। ऑपरेट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर। देखिए नाम से निकल के आ रहा है प्राइवेट सेक्टर, यानी कि ऑनर कौन होगा? ऑपरेट कौन करेगा? इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब एग्जांपल देख लीजिए इसके, टाटा आयरन स्टील कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्री, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? प्राइवेट सेक्टर के। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पर पब्लिक सेक्टर। सेकंड कौन सा हो गया? प्राइवेट सेक्टर। थर्ड देखिए ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। अब इसमें जो शेयर होगा वो पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का, दोनों का होगा, इस वजह से इसको ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री कहा गया है। अब सुनिए ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ या ज्वाइंट इंडस्ट्रीज़ विच आर ज्वाइंटली रन, जो काम करती हैं ज्वाइंटली बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल, यानी कि उस पर्टिकुलर स्टेट के और वहाँ के जो नागरिक हैं वो मिलकर, और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या कुछ समूह मिलकर इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ को चलाते हैं। इसका एग्जांपल हो सकता है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये क्या है? जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है उसको, उसके जो ऑनर हैं और ऑपरेट करने वाले कौन हैं? एक तो गवर्नमेंट, साथ साथ कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल या इंडिविजुअल ग्रुप्स। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेस के ऊपर, वो है कोऑपरेटिव सेक्टर। अब कोऑपरेटिव मतलब सहकारी उद्योग। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी है? आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। जो प्रोड्यूसर हैं और जो सप्लाई करने वाले रॉ मटेरियल वो हो सकते हैं इसके मालिक और इसको ऑपरेट करने वाले वर्कर्स, और बोथ, या वर्कर हो सकते हैं या फिर दोनों। यहाँ ध्यान से देखिए, मालिक कौन है, ऑनर कौन है और ऑपरेट कौन कर रहा है? जो प्रोड्यूसर ऑफ सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, साथ साथ वर्कर, या ये दोनों भी हो सकते हैं। दे पुल इन द रिसोर्सेज, वो इकट्ठा करते हैं संसाधनों को, एंड शेयर द प्रॉफिट और लूजेस प्रोपोर्शनेटली, अनुपातिक रूप में क्या कर लेते हैं? अगर फ़ायदा है तो उसको भी और जो नुकसान हुआ उसको भी आपस में बांट लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र के अंदर, एक एग्जांपल हो सकता है किसका? कोऑपरेटिव सेक्टर का। द कोर इंडस्ट्री इन केरला, या नारियल उत्पादन, नारियल उद्योग है कहाँ? केरला के अंदर। ये कोऑपरेटिव सेक्टर के अच्छे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। और लास्ट जो क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल, मात्रा और भार के आधार पर, कच्चे माल की मात्रा और भार के आधार पर और फिनिश गुड्स के आधार पर भी इन रिसोर्सेज को 2 कैटेगरी के अंदर रखा गया है। सबसे पहले हैवी इंडस्ट्री, यानी कि यहाँ सच एज आयरन एंड स्टील, यहाँ पर रॉ मटेरियल कैसा होगा? हैवी होगा, भारी होगा। एग्जाम्पल ले लिया यहाँ आयरन स्टील का। ऐसे ही लाइट इंडस्ट्रीज़, इनमें जो रॉ मटेरियल होगा वो कैसा होगा? तो फिनिश प्रोडक्ट वो भी दोनों क्या होंगे? लाइट होंगे। दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। जैसे एग्जाम्पल लिया जा सकता है किसका? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ का। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं।
यानी कि वो इंडस्ट्री जिनको रॉ मटेरियल डायरेक्टली कहाँ से मिल रहा है, एग्रीकल्चर से। तो कुछ एग्जांपल हो सकते हैं इनके, कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल एट्सेट्रा। इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल। यहाँ ध्यान से देखिए, ये बेस है किसके ऊपर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री किसके डिपेंड है, एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल के ऊपर। अब इन्हीं के अंदर सबसे पहले हमने ली है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले कौन सी इंडस्ट्री ली हमने, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द टेक्सटाइल, अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या बताएगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इंडिया के अंदर। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। अगर भारत की अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो उसमें एक अद्वितीय स्थान रखता है क्या, कपड़ा उद्योग। बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्योंकि अगर औद्योगिक उत्पादन को, संपूर्ण औद्योगिक उत्पादन को देखा जाए तो उसका 14% कहाँ से मिल रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना, 35 मिलियन पर्सन्स डायरेक्टली, 35 मिलियन लोगों को डायरेक्टली क्या है, एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है इस उद्योग ने। द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर, यानी कि खेती के बाद अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली इंडस्ट्री कौन सी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके बाद देखिए एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, साथ साथ जो विदेशी जो विनिमय है उसके कमाने के अंदर है, यानी कि हमारी विदेशी मुद्रा है उसको कमाने में भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है, लगभग कितना 24.6%। इट कंट्रीब्यूट्स 4% टुवर्ड्स जीडीपी, हमारे देश की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका लगभग 4% अकेला क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मिल रहा है। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री, ये अकेली एकमात्र उद्योग है यह, विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल्स टू द हाईएस्ट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स। ये कह रहा है कि ये अकेला उद्योग है जो आत्मनिर्भर है और एक चेन के जरिए जुड़ा हुआ है, कच्चे माल से लेकर वो जो तैयार फिनिश्ड प्रोडक्ट है वहाँ तक कन्वर्ट होने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए कॉटन इंडस्ट्री। इन एंशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल विल प्रोड्यूस विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। पुराने समय में आपने देखे होंगे बुनकर जो थे मेनली हाथ से बुना हुआ जो रेशा था वो तैयार करते थे या फिर हैंडलूम की हेल्प लेते। आफ्टर द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के बाद पावर लूम केम इनटू यूज़। बिजली से चलने वाले जो लूम थे उनको इस्तेमाल किया जाने लगा, पावर से चलने वाले जो लूम थे उनको इस्तेमाल किया जाने लगा। अवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड ए सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, लेकिन हमारा जो परंपरागत उद्योग था या कॉटन टेक्सटाइल उद्योग था इसको बहुत सारी कमियां झेलनी पड़ी। कब, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, यानी कि इस उद्योग के ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ा। कब, जब यहाँ औपनिवेशिक सरकारें थी या औपनिवेशिक सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ गवर्निंग की। बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लॉथ, क्योंकि जब यहाँ कॉलोनियल गवर्नमेंट थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ कर दी कि यहाँ का जो माल था उसको एक टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा। कहाँ से, इंग्लैंड से जो मंगवाया गया माल था उसके साथ। नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है ये कंपटीशन नहीं दे पाई उस उत्पाद के साथ जो बाहर से या इंग्लैंड से मंगवाया गया था।